Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Okay, so the next topic is linear differential equation, the last topic and the most crucial one. जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे वो जो कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक की वो बढ़ती जाती है ना। जैसे इससे पिछला वाला टॉपिक था होमोजीनियस, वो क्रूशियल लगा होगा आपको। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, बट अब ये यकीन मानो उससे थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल। मुश्किल का मतलब क्या होता है कि देखो, जब अपन ये वाला टॉपिक कर रहे हैं तब तो मुश्किल नहीं लगेगा। जब सब कुछ हो जाएगा ना, तब बड़ा मुश्किल लगेगा टू पिक कि ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है और फिर उसको कैसे सोल्व। सब मिक्स में हो जाएगा ना, तब मेन दिक्कत आएगी। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सपोज करो मैंने एक फंक्शन दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी। आप इसको अभी तक आप जितनी भी टेक्निक्स जानते हैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करें। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 3xy प्लस कॉस एक्स। क्या करोगे आप इसके, सोच के देखो। इज इट ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन? इसमें अपन वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट करना चाहे तो हो जाएंगे क्या? बताओ। हो ही नहीं सकते है ना। और अगर होमोजेनस वाले तरीके से सोचें तो इट इज ऑल्सो नॉट ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि उसकी पहचान का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, कल की क्लास में बताया था मैंने। देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे अपन वन मान सकते हैं। तो डीवाई से वन मल्टीप्लाई हो रहा है, जो डीवाई के साथ टर्म्स है उसकी पावर है 0। और जो dx के साथ टर्म्स है उनकी पावर क्या है, 1 और 1 2 और 1, सबकी पावर अलग अलग, इसकी 0, इसकी 2, इसकी 1। तो इट इज ऑल्सो नॉट ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उससे भी पार नहीं पड़ेगी, उससे भी पार नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारा तीसरी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो सोचो, पहले तो ढंग से तबियत से इसकी पहचान करना सीखो। तबियत से इसकी पहचान करना सीखो। तो देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा, ये भी दो तरीके की होगी, एक डीवाई बाई डी एक्स टाइप की होगी और एक डी एक्स बाई डी वाई टाइप की होगी, जैसे होमोजीनियस की। तो पहले अपन बेसिक पे फोकस करते हैं डीवाई बाई डी एक्स, और फिर जब एक बार डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा तो वी विल फोकस ऑन द डी एक्स बाई डी वाई, उल्टा पार्ट है। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डीवाई बाई डी एक्स मिले, उसके बाद हमको सिंगल वाई के साथ एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर मिले, जैसे यहाँ मिल रही है। आपको अगर सर ये तो उधर है, कोई बात नहीं, इधर आ जाएगी ना। इधर आ जाएगी, ये लोग ले आते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, 3xy को उधर लाएं तो -3xy। आपने कहा सर वहाँ प्लस है, ये लोग प्लस करके लगा देते हैं, प्लस ऑफ -3x, और y से ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू उधर क्या है, cos x। अब ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई के साथ एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाई के साथ एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, और वहां पे एक क्वांटिटी बची हुई है, आर एच एस, यहाँ पे भी वो क्वांटिटी बची हुई है। ओके, ये क्वांटिटी यहाँ बची हुई है, ये क्वांटिटी बाहर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वांटिटी वाई से मल्टीप्लाई हो रही है और जो क्वांटिटी आरएचएस में बची हुई है, दैट मीन्स पी एंड क्यू। ये पी एंड क्यू हर हाल में, हर हाल में शुड बी द फंक्शंस ऑफ एक्स, शुड बी द फंक्शंस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की फॉर्म में होने चाहिए। तो पी की वैल्यू -3x एक फंक्शन ऑफ एक्स है, क्यू की वैल्यू cos x भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है, यस और नो। या फिर अगर फंक्शंस ऑफ एक्स ना हो तो या फिर कांस्टेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कांस्टेंट, मतलब 2 3 4 5 कुछ नंबर। हर हाल में या तो ये एक्स की फॉर्म में होने चाहिए या कांस्टेंट्स होने चाहिए, वाई की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये वाई की फॉर्म में आ जाएंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। यहां तक समझ आया? डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल टू एक अनदर क्वांटिटी,
अब ये जो क्वांटिटी वाई से मल्टीप्लाई हो रही है वाई से ही होनी चाहिए, कल को वाई स्क्वायर है, वाई रूट वाई है, कॉस वाई, ये नहीं चलेगा, वाई ही चाहिए, ओनली वाई, उससे क्वांटिटी मल्टीप्लाई। अब वो जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है वो किसी भी फॉर्मेट में हो, बस दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, और जो वहां पे क्वांटिटी रखी हुई है वो भी कुछ भी हो, बट दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर कुछ कांस्टेंट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 10 रख दूं तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे 10 रख दूं तो भी चलेगा, यहाँ पे वहां पे दोनों जगह कांस्टेंट भी चलेगा, इधर कांस्टेंट उधर फंक्शन ऑफ एक्स भी चलेगा, उधर फंक्शन ऑफ उधर कांस्टेंट इधर फंक्शन ऑफ एक्स भी चलेगा, दोनों जगह फंक्शन ऑफ एक्स भी चलेगा, लेकिन फंक्शन ऑफ वाई नहीं होना चाहिए। ये कल को 3y नहीं होना चाहिए, ये कल को कॉस वाई नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? ओके। तो ये होती है पहले टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब पहचान कर रहे हैं, हाँ, अब dx बाई डी वाई वाली बता रहा हूँ ना, सेकंड टाइप वाली, ये पहले टाइप वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लगे हाथ सॉल्यूशन पार्ट पे अभी स्किप करते हैं, और लगे हाथ जब पहचान की बात हो ही रही है तो एक और बार पहचान करने के हिसाब से दूसरी वाली भी देख लेते हैं। तो आपको पता है जब आप डी वाई बाई डी एक्स से डी एक्स बाई डी वाई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा आप खुद बताओ? डी एक्स बाय डी वाई, पी वाई नहीं होगा, पी एक्स होगा, इक्वल टू क्यू, सेम। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे तो P एंड Q आर द आर द आर द फंक्शंस ऑफ x, या फिर कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट ना भी लिखें तो भी इस डेफिनेशन में कवर है। सपोज करो यहाँ पे 10 है, तो 10 को कांस्टेंट ना कह के तो फंक्शन ऑफ x भी तो कह सकते हैं, कैसे? 10x⁻�0। तो अगर मैं और कॉन्स्टेंट्स लगाऊं या नहीं लगाऊं, फंक्शंस ऑफ एक्स में वो कांस्टेंट वाली डेफिनेशन भी शामिल है। ठीक है, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ फंक्शंस ऑफ एक्स। कांस्टेंट तो हो ही सकते हैं ना, खैर कोई भी कांस्टेंट एक फंक्शन का रूप ले ही सकता है। और जो ये सेकंड वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ये जो ये पी एन क्यू है, आप खुद बताओ क्या होगा? फंक्शंस ऑफ वाई होगा। अब की बार फंक्शंस ऑफ एक्स नहीं होगा, क्या होगा? फंक्शंस ऑफ वाई होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। और कांस्टेंट चलो लगा दो दोनों में, और कांस्टेंट्स यहाँ पे भी चलेगा, और कांस्टेंट्स वहां पर भी चलेगा। तो सबसे पहले तो ये दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इनकी पहचान हो जानी चाहिए। अब जिसमें डीवाई बाई डी एक्स दिखाई दे उसमें ऊपर वाली टाइप की। अच्छा, कैसे याद रखें? देखो, जो ऊपर है वो यहाँ है, और पी और क्यू किसके फंक्शंस हैं? जिसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो अगर आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो पी और क्यू फंक्शंस ऑफ एक्स है, और यहाँ पे आपने वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ वाई। समझ गए? ठीक है ना, किसके फंक्शंस होंगे? जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है। क्योंकि हमेशा सपोज करो अगर ये फंक्शंस ऑफ वाई हो जाते तो डिफरेंशिएशन तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो वाई के फंक्शंस का हमें क्या करता, चार डालता। और अगर उसको डिफरेंशिएट करता भी सही तो फिर डी वाई बाई डी एक्स एक और टर्म निकल के आ जाती। सपोज करो मेरे पास कॉस एक्स है और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो मैं जल्दी से कर दूंगा ना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर मेरे पास कॉस एक्स नहीं है, मेरे पास क्या है? कॉस वाई है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है तो मैं कॉस वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? पहले माइनस साइन वाई, और लेकिन फिर वाई का भी करना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स। तो ऑब्वियसली वो लेंथी प्रोसेस है ना, या ज्यादा बड़ा प्रोसेस है। तो यहां से भी हिंट्स मिल रहा है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है ये दोनों उसी के फंक्शंस मिलने चाहिए, एक्स के या वाई के। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन पार्ट। तो डेफिनेशन पार्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले, जो आपको नोट्स में नोट करना है, फिर चलते हैं अब सॉल्यूशन पार्ट, फिर चलेंगे सॉल्यूशन पार्ट। आइए, टाइप वन, दो टाइप है। A differential equation of the form dy by dx plus py equal to q is a linear differential equation. Okay, very easy, पहचान करना तो काफी सरल है। वेयर, जहां पे सब कुछ समझ आ रहा है, ये पी एंड क्यू क्या है ये तो समझना है हमने को। वेयर पी एंड क्यू आर आइदर द फंक्शंस ऑफ एक्स, या तो वो फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, और दे शुड बी व्हाट? कांस्टेंट्स। और दे शुड बी व्हाट? कांस्टेंट, आइदर द फंक्शंस ऑफ एक्स और दे शुड बी कांस्टेंट। तो फंक्शंस ऑफ एक्स है, यहां से पता चला है ना। नेक्स्ट टाइप टू। अच्छा, एग्जाम्पल भी देख लो। तो देखो चार एग्जाम्पल है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे आप वाई वाई को एक बार हटाओ, बाकी चीजों को देखो। वाई को क्यों हटा रहे हो? क्योंकि ऊपर वाई है, क्योंकि ऊपर वाई है, वाई है, वाई है। अब बची क्वांटिटी देखो, कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, कांस्टेंट, बोथ साइड कांस्टेंट। चारों एग्जांपल कवर हो गए।
और बोथ साइड ही फंक्शन ऑफ एक्स, तो सारे के सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैं ऑफ टाइप 1, ऑफ टाइप 1। चलें टाइप 2 पे, या पहले सॉल्यूशन देखें। देखो तो इसमें क्या किया है टाइप 2, चलो पहले डेफिनेशन देख लो। तो अब टाइप 2 में उसने पी और क्यू को पी डैश क्यू डैश लिख दिया, क्योंकि अगर एक तरफ हम कहते हैं पी एन क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, दूसरी तरफ हम कहते हैं नहीं नहीं पी एन क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई, तो कंफ्यूजन पड़ता है ना। तो पी एन क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स और पी डैश क्यू डैश आर द फंक्शंस ऑफ वाई, ऐसे याद रख लेंगे। और आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में भी यही करेंगे कि जब जब डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म आएगी तो अपन इसको पी और क्यू से कंपेयर करेंगे, जब डी एक्स बाई डी वाई वाली फॉर्म आएगी तो अपन पी और क्यू से कंपेयर ना करके पी डैश और क्यू डैश से कंपेयर कर लेंगे, और वो फंक्शंस ऑफ वाई क्या हो जाएंगे, वाई या फिर कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो इसका, वही सब कुछ सेम ले लो। अब की बार हम x को भूल कर देखेंगे, है ना, x को हटा के देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है x, ठीक है, कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y कांस्टेंट, या फिर दोनों जगह कांस्टेंट या फिर दोनों जगह फंक्शन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 2। तो पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्यूशन पार्ट पे चलें, ठीक है। अब सॉल्यूशन पार्ट सुनना ध्यान से। तो देखो जो अपने को एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस में फॉलो करना है, उस हिसाब से तो सॉल्यूशन पार्ट बड़ा आसान है, ठीक है, उस हिसाब से तो सॉल्यूशन पार्ट बड़ा आसान है। लेकिन वो डिराइव कैसे हुआ वो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट चीज बताता हूँ जो अपने को एग्जैक्टली क्वेश्चंस में करना है, तो एक टेंशन तो खत्म होगी, अच्छा ये ऐसे सॉल्व हो जाती है, बात खत्म। लेकिन अब उसका डेरिवेशन, जैसे सपोज करो मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये लगाते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। आपने कहा बढ़िया, वेरी इजी। लेकिन कहीं आपके मन में अगर ये बात चुप गई कि ये आया कहाँ से, तो फिर वो लेंदी प्रोसेस है समझना। समझ गए ना? तो पहले तो करना क्या है, सीधे सीधे बता देता हूँ, ओके, ध्यान से सुनना। हमको एक ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। यहाँ पे पी एन क्यू का क्या रोल है, ध्यान से सुनना। पी एन क्यू में से सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पी की, दोनों फंक्शंस ऑफ एक्स है। पी की मदद से मैं एक चीज निकालूंगा जिसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं, पी की मदद से मैं एक चीज निकालूंगा जिसको इस टॉपिक के अंदर नाम दिया गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शॉर्ट में इतना बड़ा बार बार लिखना पड़ता है तो हम आई एफ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आई एफ। ये कैसे निकलता है सर, इसमें आप क्या करोगे, ई की पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स करोगे। फिर से सुनो, क्या करोगे, ई की पावर, ई की पावर इंटीग्रेशन, ई की पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स करोगे। देखो पी एक फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो सकता है, जैसे अभी 3x था तो 3x का हो सकता है, cos x था तो cos x का भी हो जाएगा। जो भी आंसर है उसको ई की पावर में लगाना, जो भी आंसर है उसको कहाँ लगाना, ई की पावर में। जैसे मान लो आंसर आया 3x तो ई की पावर 3x, मान लो आंसर आया cos x तो ई की पावर cos x, मान लो आंसर आया 5 तो ई की पावर 5। जो भी आंसर है उसको ई की पावर में लगाना। ये जो भी चीज निकल के आएगी इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, समझ आया। पी एक फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आंसर है उसको ई की पावर में लगा दो, अब एक कुछ क्वांटिटी निकल के आएगी, वो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो P तो काम आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, Q काम आएगा अब एक्चुअल सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। पहले जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे, पर्टिकुलर की तो बात ही बात दूर की है, अभी तो बहुत दूर की है। अभी तो अपन जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे जिसमें C दिखाई देगा ना। अब सर P तो काम आ गया, अब Q का क्या रोल रहेगा, अब Q का क्या रोल रहेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। Q का क्या रोल रहेगा, क्या करूंगा मैं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से निकला है उसको y से मल्टीप्लाई कराऊंगा, आंसर आएगा ना कुछ, उसको कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू जो q था ना उसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। अब उसको तो छेड़ना नहीं है, ये जो इधर वाला पार्ट है इसका जो भी आंसर आएगा, q एक फंक्शन ऑफ x होगा, याद करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि आपने इसको बनाया कैसे, इंटीग्रेशन पी डी एक्स को ई की पावर लगा के, तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स खुद एक फंक्शन ऑफ एक्स है, ई की पावर अगर कुछ फंक्शन ऑफ एक्स लगेगा तो ओवरऑल फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट भी फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है साहब, अगर दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है तो क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, इसी का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो y की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो y की हाँ 8 बजे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो y की वैल्यू आएगी जिसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे लगा हुआ है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस, y इक्वल टू 1/* इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये y एज ए फंक्शन ऑफ x निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फंक्शन ऑफ एक्स है, क्यू फंक्शन ऑफ एक्स है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन कुल मिला के इधर जो भी बचेगा फंक्शन ऑफ एक्स बचेगा। एंड फाइनली इसमें अपन फिर प्लस सी जोड़ते हैं, वो RHS में जोड़ देते हैं अपन। इज दिस थिंग क्लियर? अब सवाल ये आता है, हाँ बोलो। क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर आप y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालोगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? भाई फाइनल आंसर आपको y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए होगा, इसमें इसका एक फॉर्मेट सेट है, और अगर उल्टा है तो x एज ए फंक्शन ऑफ y चाहिए होगा, तो इसलिए वो दे रहा के डिवाइड होता है। ओके, अब सवाल ये है कि सर प्रोसेस तो समझ में आ गया, अभी मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकता हूँ। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, फिर ये कर देंगे, और वहां से y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सर ये कहाँ से मिला, ये ऐसा क्यों हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और उसको ऐसे किया, और यही चीज इसका सोल्यूशन क्यों है? सवाल ये है कि यही चीज इसका सोल्यूशन क्यों है, तो उस पर फोकस करें। कर दूं उसको डिलीट? तो उस सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं, है ना। समझने की कोशिश करना, अगर डेरिवेशन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो पार्ट है फाइनल वो तो हम कर चुके हैं। हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने सबसे पहले देखो, मैं ना अभी जो वो मैं कह रहा हूँ ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो तो मैंने आगे की बात कह दी कि अच्छा इस टॉपिक में एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन अब अपन पीछे आ रहे हैं, आपस को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी तक उसका कोई नाम नहीं रखा है ना। तो उस फंक्शन को अपन एक एक्स का फंक्शन है वो, तो उस फंक्शन को अपन नाम रख देते हैं जी ऑफ एक्स, मतलब एक फंक्शन ऑफ एक्स है ना। हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये LHS, ये RHS, दोनों को एक ऐसे जी ऑफ एक्स नाम के फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। वो जी ऑफ एक्स नाम का फंक्शन सोचना है, और उसको सोचने की कहानी में ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करें, ताकि जो RHS है, ताकि जो RHS है वो क्या बन जाए, सच दैट RHS बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ y इंटू जी ऑफ एक्स। फिर से सुनो, हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स नामक ऐसे फंक्शन से न्यू बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि, और वो जी ऑफ एक्स क्या रखूं सर, वो कुछ ऐसा रख दूं, वो कुछ ऐसा रख कि इधर ये जी ऑफ एक्स जब क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये पूरा जो पार्ट है ना, ये y इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव बने, मतलब इसका d/dx बन के ये निकल के आए। ऐसा जी ऑफ एक्स तेरे को सोचना है, ऐसा जी ऑफ एक्स तेरे को सोचना है। ठीक है, पहली चीज है। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं जी ऑफ एक्स से बोथ साइड्स, देखो ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। तो मैंने क्या करा, जी ऑफ एक्स इधर की दो टर्म्स थी, उधर एक ही टर्म थी, है ना। तो मैंने क्या करा, जी ऑफ एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, और इधर क्या था मेरे पास, पी वाई को भी मैंने जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई किया, और RHS जो भी है हाल फिलहाल मेरे को उसको y इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, वो जो भी है क्यू है ना, वो क्या है, क्यू। तो क्यू इंटू जी ऑफ एक्स जो है, क्यू तो ऑलरेडी था, जी ऑफ एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये चीज इसके बराबर है एक तरीके से, है ना। तो अभी मैं ये चीज ना लेके ये चीज लिख रहा हूँ, जो मुझे बनाना है, मुझे क्या बनाना है उसको, y इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनाना है, तो y इंटू जी ऑफ एक्स का होल डेरिवेटिव d/dx लिख दिया मैंने, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब आप ध्यान से देखो, तो जो LHS पार्ट है और जो RHS पार्ट है उसमें से कुछ कैंसिल आउट हुआ, पहले इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव, चेन रूल से करेंगे ना, तो आप y का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx, जी ऑफ एक्स एज इट इज, देन आगे बढ़ो, y एज इट इज, और जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव को हल्फा अपन g-x से डिनोट करा देते हैं। तो ऐसा करने से ये वाला एक और एक ये तो कैंसिल आउट हो गया, dy/dx इंटू जी ऑफ एक्स। अब मेरे पास LHS में क्या बचा, p इंटू वाई इंटू जी ऑफ एक्स, और इधर क्या बच गया मेरे पास, y इंटू g-x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, उसमें y से y भी कट गया, उसमें y से y भी कट गया। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, p इंटू जी ऑफ एक्स, और इधर क्या बच गया, g-x। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स को उधर लेके आओ,
अब जी ऑफ एक्स को उधर लेके जाओ, वाई से वाई भी कट गया, मेरे को पी तो पता करना है कि पी क्या है ना। तो मैं वाई को भी उधर लेके आता हूँ। तो जैसे ही मैं वाई को उधर लेके जाता हूँ तो जी डैश एक्स के नीचे आ जाएगा वो, बताओ मुझे। तो पी की वैल्यू हो जाएगी वाई से वाई कटने के बाद जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ओके। अब ये एक ऐसा फंक्शन हो गया जिसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं उसको भी करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बैठा होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, बताओ। और उधर तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स एज इट इज लिखना पड़ेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो लॉग हटाने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो वो बाई साहब ई के ऊपर चले जाएंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और इधर क्या आ जाएगा? लॉग हट जाएगा जी ऑफ एक्स। तो आपकी तलाश खत्म हो गई, आपको वो जी ऑफ एक्स फंक्शन चाहिए था। तो जी ऑफ एक्स क्या आ गया? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और इसी जी ऑफ एक्स फंक्शन को उन्होंने आगे चल के नाम दे दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स आ गया फाइनली। कोई पूछे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जी ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स क्यों होता है, उसका डेरिवेशन है ये, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इधर इंटीग्रेशन ये हो गया, पहले तो लॉग में आ गया, फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से तो लॉग से आजाद हो गया भाई साहब, ये भाई साहब लॉग से आजाद हो गए और ये ई के ऊपर चले गए। तो यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अभी सॉल्यूशन पार्ट नहीं खत्म हुआ। यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई टू द पावर पी डी एक्स। चले आगे। ओके, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करें? अब अपन क्या कर रहे थे कि दोनों साइड जी ऑफ एक्स नामक एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करो। अब उसको जी ऑफ एक्स नहीं कहेंगे, अब उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। पहले अभी जब हमने सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट किया तो अपन क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक फंक्शन जी ऑफ एक्स, है ना। अब वो जी ऑफ एक्स अपन ने सॉर्ट आउट कर दिया कि वो जी ऑफ एक्स क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिसका वैल्यू क्या होती है? ई टू द पावर। तो अब मैं जी ऑफ एक्स से ना मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करूं, दोनों साइड्स इधर 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 कर दूं, है ना। पहले जी ऑफ एक्स, पहले इसको जी ऑफ एक्स नाम दिया था, फिर जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया था। ऊपर वाला पार्ट तो केवल और केवल जी ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन कौन सा होना चाहिए ये निकालने के लिए था। तो वो कौन सा होना चाहिए? वो ये वाला होना चाहिए। अब पता चल गया। तो अब पहले जब जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ई टू द पावर पी डी एक्स से मैंने इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, देखो ध्यान से, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया। ऐसा करने से आप देखो एलएचएस पार्ट जो है, ध्यान से देखना, एलएचएस पार्ट जो है वो y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स का होल डेरिवेटिव बन चुका है। चेक करो, इस पूरे का क्या बन चुका है? होल। अगर इस पूरे का होल डेरिवेटिव करते तो क्या करते? देखो, y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर y एज इट इज, चेक करो। और ई टू द पावर पी डी एक्स का का डेरिवेटिव करूंगा तो पहले तो सेम, और फिर चेन रूल से पी का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, इंटीग्रेशन पी डी एक्स का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा इसका डी बाई डी एक्स करूंगा। तो डी बाई डी एक्स में डी एक्स से तो डी एक्स कट जाएगा, डी से इंटीग्रेशन कट जाएगा, कल पी बचेगा। तो चेन रूल से ये ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है या नहीं है? तो ये जो पूरा पार्ट है इसको मैं होल डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। और आर एच एस एच एच एस छोड़ दो एक बार। ये लो साहब, मैंने इसको इस पार्ट इस चीज का होल डेरिवेटिव लिख दिया, लिख दिया। और आर एच एस जो है वो सेम है। ठीक है। अब आपको इसको हटाना है डी बाई डी एक्स को। प्लास्टिक वाली चेयर भी, प्लास्टिक वाले एक बच्चे को भेज दो, यहीं खड़ी, यहीं पड़ी हुई। ये दोनों ले जाओ, दो चेयर्स ले जाओ। इधर आजा, अंदर आजा, ये दोनों चेयर उठा ले। हाँ। हम्म। देखो जरा, अब अपने को सॉल्यूशन पार्ट आराम से, अपने को सॉल्यूशन पार्ट करने के लिए डी बाई डी एक्स हटाना है। डी बाई डी एक्स हटाने का मतलब का तरीका एक ही होता है, इंटीग्रेशन करना। तो इस स्टेप में अगर मैं इस पूरे एल एच एस आर एच एस को बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डीएक्स से डीएक्स गया, इंटीग्रेशन से गया, तो इधर क्या बचा? ये पार्ट। और उधर क्या बचा उसका इंटीग्रेशन करने के बाद? होल इंटीग्रेशन डीएक्स। तो यही तो कह रहे थे, यही तो सॉल्यूशन था इसका फाइनली। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन।
ये वाली स्टेप समझ में नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। अब डी बाई डी एक्स हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इधर भी, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इधर भी। इधर तो क्या होगा, डी से इंटीग्रेशन डीएक्स से डीएक्स कट गया, तो इधर तो केवल ये पार्ट बच गया एलएचएस, और उधर जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि अब ये क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो है। तो इधर क्या बना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उधर क्या बना q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो शुरुआत में जब अपन स्टार्ट किया था तो ये लास्ट स्टेप ही तो बताई थी कि ये कर देना उससे सोल्व हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये फाइनली मेरा इसका सॉल्यूशन बन गया y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, जिसको अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ज्यादा से ज्यादा प्लस सी लगा दो तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, समझ आया, क्लियर है। अब अपन दूसरे टाइप की जो इज द जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है, अभी तक पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन होगा। इसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इधर आके डिवाइड करा दे, ठीक है, क्लियर है। अब जब दूसरे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, अपन सीधे इसको सॉल्व करेंगे। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मैं पहले बता चुका हूँ, एल्गोरिथम मतलब करना क्या है सर, ये तो डेरिवेशन था, करना क्या है। तो आपको दो स्टेप में चलना है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर सॉल्यूशन निकालना है। पहला स्टेप, कंपेयर द गिवन, सबसे पहले तो अरेंज करना है ऑब्वियसली, जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, कर दिया। जहां पे पी एंड क्यू, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यूज पता करनी पड़ेगी ना, तो जब तक कंपेयर नहीं होगा तो वैल्यू कैसे पता चलेगी, सबसे पहले कंपेयर करके वैल्यू पता कर लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेकंड स्टेप, पहला स्टेप कंपेयर करो गिवन को, अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। सेकंड स्टेप फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कैसे निकलता, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से निकलता। तीसरा स्टेप सॉल्यूशन, खत्म कहानी। सॉल्यूशन क्या है, y इंटू जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला इक्वल टू q इंटू जो q रखा हुआ है ना वो भी काम आएगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एक बार तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम और एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालते टाइम। ये सरल निकलता है, वो थोड़ा सा मुश्किल निकल सकता है क्योंकि एक इंटीग्रेशन तो अच्छा खासा देगा नहीं, ठीक है ना। ये तो सरल सा निकलता है क्योंकि p एक छोटी सी वैल्यू होती है, उसका इंटीग्रेशन करना जनरली आसान रहता है। अब उसने उसको ही डिफिकल्ट बनाना है, उसने बहुत जान करके इतना मुश्किल रख दिया तो कह नहीं सकते, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ओके, नो डाउट्स, ठीक है। दैट इज ये सारा सब कुछ है ना। और उल्टे टाइप में जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो या e टू द पावर p dx लिखो, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना बेटा। डेरिवेशन अपन ने दो स्टेप में किया, पहला स्टेप जो था वो केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए था जो ये निकल गया, और फिर दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई करने करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए था, ठीक है। नोट्स में एक बार के लिए तो पॉज करके सब कुछ लिख देना, समझ समझ के पॉज कर करके, निकल के आता है तो ठीक है, मतलब समझ में आता है तो ठीक है डेरिवेशन, अदरवाइज डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम सीधा इसका सोल्यूशन करना, एल्गोरिथम समझ लें, मैं 3 स्टेप्स का, और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर, तो जब तक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक तो दिमाग घूमता ही रहेगा, और जरूरी भी है। सो एक क्वेश्चन कर ले, नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में कहाँ लिखा है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स dx लिखा है ना, इधर भी dx लिखा है, दो बार इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये dy बाय dx टाइप की है, dx बाय dy जस्ट उल्टा हो जाएगा। कर दूं इसको क्लोज, सो हेयर इज इट, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नोट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। आ जाओ, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सरसाइज बाद में लेंगे, इजी सा ही ले लेते हैं ताकि एक बार समझ आ जाए, बस फिर कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नहीं ले लूँ सीधा ही, ओके। सो एक्सरसाइज नंबर 9.6 पहला क्वेश्चन उठा लो, चलो। एक्सरसाइज 9.6 पहला क्वेश्चन, dy बाय डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले तो हम इसको, अब ये तो पहला क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इसने इजी दिया होगा, तो सबसे पहले तो हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, स्टेप्स लिख दो क्या, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हेयर द गिवन, अब हम पहले ही पहचान लेंगे तो लीनियर भी लिख देंगे ना, लीनियर डी ई एस, ये लिख दिया हमने, ओके। अब अपन इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हम पहचानेंगे डीई कौन, लीनियर डीई कौन सी टाइप की है, फर्स्ट टाइप की है सेकंड टाइप की है। तो y से y कंपेयर हुआ तो फर्स्ट टाइप की, और x x कंपेयर होता तो सेकंड टाइप की, है ना। अच्छा, कई बार ये वाला फॉर्मेट रखा रखा है नहीं मिलेगा, देखो नीचे क्वेश्चंस में देखो ये कहाँ रखा रखा है आपको, जैसे होमोजीनस में नहीं, dy को उधर dx को इधर कॉमन ले लुआ के ऐसा बनाना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चंस भी आएंगे अभी, है ना, कल की क्लास में। तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म,
कंपेयरिंग इट विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग इट विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज, अब स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या है, लीनियर डीई की, फर्स्ट टाइप की लीनियर डीई की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट टाइप की है ना। वी गेट, इससे जैसे मैंने कंपेयर किया तो मेरे को पी और क्यू की वैल्यू कंपेयर करने का बस एक ही पर्पस है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू विच आर द फंक्शंस ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट्स, है ना। वी गेट बोलो पी की वैल्यू बोलो 2, कंपेयर करो, पी की वैल्यू बोलो 2 और क्यू की वैल्यू बोलो साइन एक्स, है ना। पी इक्वल टू 2, क्यू इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, कंपेयर हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, एल्गोरिथम का पहला स्टेप खत्म हुआ कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पी और क्यू निकाला। अगला स्टेप होता है टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, निकालना शुरू करें नाउ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ कैसे निकलता है बोलो, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, ऐसे निकलता है। तो निकालते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन, पी क्या है 2, तो मैंने क्या कहा, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम जो इंटीग्रेशन होगा काफी सरल होगा, काफी सरल है, 2 का इंटीग्रेशन करना कौन सी बड़ी बात है, 2x, तो ई की पावर 2x। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम यहाँ पे प्लस से नहीं लगाना है ना, वो फाइनल सॉल्यूशन में लगाना है, 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है ना, एक बार तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, एक बार सॉल्यूशन निकालना, तो सॉल्यूशन निकालते टाइम ही आपको प्लस सी लगाने हैं, क्योंकि उसको निकालने का कोई सेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ई टू द पावर 2x अभी प्लस सी है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनटू ई टू द पावर सी, अब ई टू द पावर सी अगेन एक कांस्टेंट है, वो घूमता रहेगा पूरे सॉल्यूशन में, फाइनली जाके सी से जाके मर्ज होना है उसको, तो उसको फिर लेंदी लेके क्यों जाए जब उसका कोई रोल ही नहीं है ना, तो प्लस से यहाँ नहीं लगाना, ओके। अब स्टेप नंबर 3 सीधा सॉल्यूशन है ना, तो नेक्स्ट पेज पे आओ नाउ, ई टू द पावर 2x है ना वो, नाउ द जनरल सॉल्यूशन, अभी जनरल सॉल्यूशन की ही बात होगी, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डीई is given by is given by a process, is given by a process, एक प्रोसेस के तहत हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, वो प्रोसेस लिख रहा हूं मैं, is given by, बोलो याद है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट अप करूं, दैट इज y, तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला था बोलना, e टू द पावर 2x निकाला था अभी अभी हमने, इक्वल टू क्यू की वैल्यू कंपेयर करके निकाली थी हमने, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, ओके, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, बेटा ये तो इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट वो हो गया, मुश्किल वाला मिल गया अपने को, है ना, क्यों, क्योंकि ये चेन रूल से होगा, चेन रूल से, और हमेशा नहीं मिलता लेकिन इस बार मिल गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे तो एलएचएस में तो ऐसा सच अभी तक कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, y इंटू ई टू द पावर 2x करके छोड़ दो, और यहाँ पे बताओ पहला फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ई टू द पावर 2x, बोलो पहला फंक्शन एज इट इज, कर दो उसको चेन रूल से, फटाफट, चेन रूल नहीं सॉरी, बाय पार्ट्स, है ना, आइलेट तो ट्रिक है, टेक्निक का नाम है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, साइन एक्स पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉरी, तो ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव cos x, एक मिनट, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो cos x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन भी आएगा, ओके। चलो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इट इज लाइक साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 को भी बाहर निकाल दो तो 1/2 बाहर, और क्या बचा अंदर, cos x
इंटू ई टू द पावर 2x dx। तो बेटा ये तो उस टाइप का बन गया जिसमें वो रिपीट होते थे तो हमको किससे सॉल्व करना है, इसको इसको अलग लेके जाकर सॉल्व करना है। इसको अलग से अपने को क्या ले लेना है, लेट दिस फंक्शन बी आई, इसको सिंगल आई लेके सॉल्व करना है ना। तो करो फिर। तो कैसे करेंगे देखो, लेट दिस फंक्शन बी आई, अपन को जैसे ये अपने को दिखाई दे अपने को पिक कर लेना है, तो अपने को क्या लिख देना है, लेट दिस बी आई। इसकी वैल्यू अपन को क्या ले लेनी है, आई। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू वापस दिखाई दे तो अपने को क्या करना है, देखो पूरा गलत कर दिया फिर तो हम। चलो देखते हैं। सो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 तो बिल्कुल बाहर, ब्रैकेट क्लोज ओपन। अब की बार फर्स्ट फंक्शन cos x फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर 2x सेकेंड फंक्शन। चलो बताओ एक बार फिर से, पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो e टू द पावर 2x/2 माइनस cos x का, तो फिर पहले गलत किया था, पहले माइनस cos x क्यों किया, पहले गलत किया ना, देखो फिर से आओ। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ना। तो साइन x का डेरिवेटिव तो cos x ही होगा, ये प्लस ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही आएगा। ठीक है, और ये प्लस आएगा तो फिर यहाँ पे ये माइनस ही आएगा, और यहाँ पे भी ये माइनस ही आएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस। ठीक है, अब cos x का एज इट इज, तो cos x का आप डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस, ये माइनस तो उसी में लगा हुआ है, और cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन वही ई टू द पावर 2x/2, और इस पूरे का फिर से ये एक्सप्रेशन बना है हमारे पास। थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें तो इट इज लाइक साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2, तो ये भी 1/2 ये 1/2 दोनों का कॉमन लेके बाहर ले लूँ मैं। तो ठीक है, -1/4 ले लिया मैंने। अच्छा चलो एक काम करो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो आप, तो है ना। तो माइनस हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, cos x इंटू ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन माइनस है, 1 2 3, तो फाइनली माइनस में आएगा आंसर। और मल्टीप्लीकेशन में वही 1/2 1/2 1/4 बाहर आ जाएगा। 1/4 बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स जो स्टार्टिंग में था ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई टू द पावर 2x dx, जो कि ओरिजिनली क्या था मेरा आई। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको आई लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको आई लिखेंगे, तभी तो कह रहे थे तो शुरू में इसको आई लेना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, अब अपन शुरू में इसको, अरे यार ये डिलीट हो गया, साइन एक्स टू ई टू द पावर 2x, याद रह जाएगा क्या एक्सप्रेशन। लिखो, एक जगह लिखो, ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन लिखो फटाफट। क्योंकि इसको डिलीट करना पड़ेगा एक बार। और ये किसकी वैल्यू है, ये एलएचएस पार्ट पे लिख देना, y इंटू ई टू द पावर 2x की वैल्यू है। देख लिया, कर दूं डिलीट इसको एक बार के लिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमने जो शुरुआत में हमारे पास RHS आया था, उसको हमने लेट से आई ले लिया। क्या था वो RHS, लेट आई बी, बोलो, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx, ये हमने ले लिया। अब अपन ने इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू किया। ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशन क्या निकल के आया, जो RHS में रखा हुआ है। अब RHS में क्या रखा हुआ है बताओ, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 4, आगे बोलो, माइनस 1/4, और अब जो भी है वो आई है। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब -1/4 आई को इधर लेके आएंगे, तो आई प्लस 1/4 आई, और इन दोनों में से चाहो तो कॉमन भी ले लो, क्या कॉमन आ सकता है बताओ,
ई टू द पावर 2x/4, e⁴ कॉमन ले लेंगे तो ये तो बच जाएगा, e⁴ कॉमन आएगा तो 2 sin x, और वो बच जाएगा -cos x। चेक करो सही है क्या। देखो 2 sin x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁴ इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁴ ठीक है। और ये i + 1/4i क्या होता है, 5/4i। तो 5/4i में से 4/5 उधर चला जाएगा, मतलब i की वैल्यू हो जाएगी 4/5, या फिर चलो एक बार के लिए इधर लिख देता हूँ, 5/4i इक्वल टू एज इट इज e⁴ इंटू 2 sin x माइनस कॉस एक्स। याद रहे ये RHS पार्ट है जिसको अपन ने आई लिया है, और LHS पार्ट तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ही सही है ना। सो इट इज लाइक 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो i क्या आ जाएगा, जो RHS पार्ट है वो क्या आ जाएगा, e⁴ डिवाइडेड बाई 5, नीचे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 sin x माइनस का cos x। ठीक है, अब ये हमारा RHS पार्ट है। सो हमारे वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना जिसमें हमने y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस, उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ देंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारी, उसको इक्वेशन 1 नंबर मार्क करके छोड़ देंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या कहाँ पे छोड़ के आए थे उसको हम, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e⁴ है ना, इक्वल टू RHS में i जो भी था उसको i छोड़ के आए थे, और i की वैल्यू आ चुकी है आज की तारीख में, क्या आ चुकी है, ये रही है ना, ये लिख दूं मैं, इक्वल टू e⁴ डिवाइडेड बाय 5, आगे बोलो, 2 sin x माइनस कॉस एक्स, और सब कुछ हो चुका है तो प्लस सी भी हमको लगाना पड़ेगा। अब y एज ए फंक्शन, वैसे तो ये आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है तो y एज ए फंक्शन ऑफ x कैसे बनाओगे, देखो y की वैल्यू जब निकालूंगा तो e⁴ से करके डिवाइड हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन से तो e⁴ डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन उस एक्सप्रेशन c से भी डिवाइड होगा तो c से वो माइनस पावर ले लेगा, क्या ले लेगा, माइनस पावर। तो ये वाला पहला एक्सप्रेशन तो बनेगा 1/5, e⁴ कट गया, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, और उस एक्सप्रेशन से जब डिवाइड कराऊंगा तो नेगेटिव पावर ले लेगा, यानी c इंटू e⁻⁻2x ले लेगा, ठीक है ना। दिस शुड बी द फाइनल जनरल सोल्यूशन। चेक करो मैच हुआ, इज द जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन। पहला क्वेश्चन में वैसे दिक्कत आती नहीं है, पहले क्वेश्चन में दिक्कत इसलिए है क्योंकि कई बार मतलब किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो वो क्या भाई, पहला क्वेश्चन में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारीकियों को तो सिखा ही रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन भी मुश्किल दे दिया उसने अपने को, तो वो हमारे लिए एक किस्मत की बात थी, है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगा। समझ में आया, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर सॉल्यूशन पार्ट निकालो, सॉल्यूशन पार्ट में फिर इंटीग्रेशन अगर RHS में भयानक सा बनता है जैसे अभी बना, तो आप उस पूरे RHS को आई ले लो, आई लेके इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो उसको। अब आई को उठाओ, RHS पार्ट को, आई को उठाया जब मैंने, तो आई को सॉल्व किया, तो आई को जैसे मैंने ये लिया, तो आई को सॉल्व करने के बाद मैंने हालांकि उधर ही कर दिया था, लेकिन आपको अलग जाके करना है हमेशा। तो ये आई ऐसा सॉल्व होके आया, जो बचा वो भी आई बना, मतलब आई जैसा पार्ट बन गया, इसको सॉल्व करके फाइनली आई मेरा ये आ गया, फाइनली आई मेरा ये आ गया। अब मैं इक्वेशन 1 जहाँ छोड़ के आया था ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आई को इक्वेशन 1 डाल के छोड़ के आया था, उसको फिर से पिक करूंगा, इक्वेशन 1 इक्वल टू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आई था जो छोड़ के आया था, उसको वापस कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहां से फिर हमको हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स या एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई चाहिए ही चाहिए होगा, ऐसा ही उन्होंने फॉर्मेट सेट किया हुआ है। तो जो भी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फाइनली जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड होगा तो उस टाइम तो ये कट जाएगा, लेकिन सी से डिवाइड होगा तो ये नेगेटिव। और इसको इसको ए मत लिख देना, क्योंकि ये वेरिएबल पार्ट आ गया इसमें, इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, इसको ए मत लिख देना नेक्स्ट टाइम। दिस शुड बी द फाइनल जनरल सॉल्यूशन। मैच हुआ ना एज इट इज, ठीक है, बाकी क्वेश्चन सब अपन कल से फ्लो बनाएंगे। ओके, कल का टाइम अभी करते हैं ग्रुप में डिस्कस, अब कल से मंडे है तो फिर टाइमिंग सारी चेंज होगी, देखते हैं क्या ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। मैथ्स में